गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग क्यू को एरे की सहायता से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने देखा था किस तरह से दो इंडिसेस का इस्तेमाल करके हम इस चीज़ को मुमकिन बना सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से मुमकिन बना सकते हैं। तो ये एक मैंने एरे यहाँ पर लिया हुआ है और इसकी इंडिसेस भी लिख देता हूँ यहाँ पर अभी। और ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4 और ये रहा 5। ठीक है, ये एक एरे है। हमने यहाँ पर बात की थी कि एक -1 वैल्यू भी हम लोग लेते हैं। इनिशियली हम फ्रंट और रेयर, हमारा जो फ्रंट होता है और रेयर होता है, दोनों को -1 रखते हैं। तो मैं F बोलता हूँ इसको, R बोलता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं इसको दोनों को ही -1 बना देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको भी -1 बना देता हूँ, इसको भी -1 बना देता हूँ। इनिशियली दोनों -1 रहेंगे। जैसे जैसे मैं एलिमेंट ऐड करता जाऊँगा वैसे वैसे मैं क्या करूँगा, वैसे वैसे मैं रेयर को मूव करता जाऊँगा और जो एलिमेंट मुझे डालना है वो मैं डाल दूंगा। तो मैं रेयर को आगे मूव करूँगा और मान लो मुझे एलिमेंट डालना है, मैंने 7 डाल दिया। फिर मान लो मुझे एक और एलिमेंट डालना है, मैं रेयर को मूव करूँगा, मान लो 11 डालना है मुझे, मैं इसको आगे मूव कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे एक कदम मूव करना है और एलिमेंट डालना है। इस तरह से मैं अपना जो रेयर पॉइंटर है, इसको पॉइंटर इनफैक्ट नहीं बोलेंगे, इसको काफ़ी लोग पॉइंटर बोलते हैं, बट ये एक्चुअली में पॉइंटर नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये वैल्यूज़ है, ये इंडेक्स की वैल्यूज़ हैं, दे आर नॉट पॉइंटर्स। इसको हम इंट के तौर पर स्टोर करेंगे। ठीक है, चलो जी बढ़िया। तो इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए क्यू को, ये तो हमने देख लिया था पहले। ठीक है, तो मैंने फिर से बताया आपको इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर्स का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर स्ट्रक्ट और क्यू लिखूँगा, स्ट्रक्ट क्यू। और इसमें क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए, हमने देखा था पिछले वीडियो में। हमको एक तो साइज़ चाहिए इसका स्टोर करने के लिए, और हमें एक इंट f चाहिए और एक इंट r चाहिए। और ये कुछ नहीं है, ये इंडेक्स वैल्यूज़ हैं, ये कोई पॉइंटर नहीं है। इसको कई लोग पॉइंटर बोलते हैं। आप एरो देखकर ये मत बोलना कि ये पॉइंटर है, ये वैल्यूज़ हैं, ये इंटीजर वैल्यूज़ हैं जो कि सिंपल इंडिसेस को स्टोर कर रही हैं। 0, 1, 2 इन सारी इंडिसेस को स्टोर कर रही हैं, तो इनसे डरना मत बिल्कुल भी। फिर क्या होगा, साइज़ के हिसाब से मैं डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करूँगा। किसके लिए? इस एरे के लिए। इस एरे के लिए डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करूँगा। तो उसको स्टोर करने के लिए मुझे एक इंटीजर पॉइंटर चाहिए। ठीक है, तो इंट स्टार ARR। ठीक है, जैसे हमने स्टैक में किया था, और ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया। दैट्स अबाउट इट, इतना ही है बस। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, अब मान लो मुझे मेन फंक्शन के अंदर अपनी क्यू को बनाना है। ठीक है, अपनी क्यू को मुझे बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपना जो मेन फंक्शन है उसको लिखूँगा और मैं यहाँ पर कहूँगा स्ट्रक्ट क्यू, और उसके बाद मैं लिख दूंगा, मान लो मैंने क्यू नाम से बना दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर स्ट्रक्ट क्यू ना बना के मैं क्यू का पॉइंटर बनाऊंगा और उसको डायनामिकली एलोकेट करूंगा। बट अभी इस एग्जांपल के लिए मैं इसको स्ट्रक्ट क्यू ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ। मैंने आपको स्टैक वाले वीडियो में बताया था कि 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, या तो हम डायनामिकली एलोकेट कर लें सारी मेमोरी, या फिर हम लोग क्या करें, इसको इस तरह से कर लें जैसे मैंने अभी किया है। ठीक है, तो अभी डायनामिकली हम लोग क्यू के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं कर रहे हैं, अभी हम डायरेक्टली इसको ऐसे लिख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो इसका साइज़ है, मैं कहूँगा क्यू का जो साइज़ है, जो कि कैसे आएगा, क्यू डॉट से आएगा, एरो से नहीं आएगा। अगर ये पॉइंटर होता तो एरो से आता। क्यू डॉट साइज इज इक्वल टू, मान लो मैंने 10 रख दिया। मैं कह रहा हूँ कि यार 10 में मेरा काम हो जाएगा। मेरा ये जो एरे का साइज़ अगर 10 है, उसमें मैं अपनी क्यू की टेक केयर कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फिर क्यू का जो f है उसको मैं -1 कर दूंगा। इनफैक्ट मैं अगर क्यू डॉट एफ क्यू डॉट आर इज इक्वल टू -1 ऐसे लिख दूँ तो दोनों ही -1 इनिशियली होते हैं। जैसे कि हमने देखा था, जब कोई भी एलिमेंट हमारी क्यू के अंदर नहीं होता है तब दोनों की वैल्यू -1 होती है, एफ़ की भी और आर की भी। तो वो मैंने कर दिया है। और उसी के साथ साथ इस एरे की, जो हमारा एरे है, इसको हम डायनामिकली जो है एलोकेट करना चाहेंगे इसके लिए मेमोरी। तो इसके लिए डायनामिकली मैं मेमोरी एलोकेट करूँगा कैसे, थोड़ा लंबा चौड़ा है बट यार लिखना तो पड़ेगा ना। तो क्यू डॉट ARR आप इस तरह से लिखो, और क्यू डॉट ARR इज इक्वल टू लिखोगे इंट स्टार, यानी कि इंट स्टार डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का सिंटेक्स, और मेलॉक और इंट स्टार मेलॉक। और उसके बाद आप कुछ इस तरह से कर सकते हो कि क्यू डॉट साइज़, और उसके बाद आपका जो क्यू का साइज़ है मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंट, साइज ऑफ इंट। तो इस तरह से आप लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हो इस एरे के लिए। तो हमने ये क्यू को जो है इनिशियलाइज़ कर दिया, इस तरह से क्यू हमारी इनिशियलाइज़ हो जाएगी। तो हमने स्ट्रक्चर बनाया, हमने साइज इसका सेट किया, हमने फ्रंट और रेयर जो हमारी ये इंडेक्सेस की वैल्यूज़ हैं, ये पॉइंटर्स नहीं है, ये इंडेक्स वैल्यूज़ हैं। ठीक है, फ्रंट
और रेयर, इसमें इंटीजर स्टोर हो रहे हैं, ये 0 1 2 3 4 जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी। और हमने क्या किया, अपना एरे बना लिया, जिसको हमने क्या किया, जिसको हमने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन द्वारा एलोकेट किया, इंट स्टार malloc q डॉट साइज इंटू साइज ऑफ इंट, इस तरह से। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि किस तरह से हम अपनी क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। अब इसमें दो मेन ऑपरेशंस है, एक तो एन क्यू ऑपरेशन और एक डी क्यू ऑपरेशन, और उसके बारे में मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एन क्यू भी और डी क्यू भी। ठीक है, तो चलो एन क्यू को सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एन क्यू ऑपरेशन के बारे में बताऊँगा। ये इसको मैं अगर 0 1 और उसी के साथ साथ इसको 2 3 4 5 ऐसे कर दूँ, तो आप लोग यहाँ पर देखो कि मेरा ये जो यहाँ पर F और R हैं वो दोनों -1 रहेंगे। ठीक है, तो मैं F और R यहाँ पर लिखता हूँ। तो इनिशियली क्या होगा, मेरा F जो होगा वो भी -1 है, और मेरा जो R है वो भी मेरा क्या है, वो भी -1 है, क्योंकि अभी कुछ है नहीं मेरे इस क्यू के अंदर। ठीक है, मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया था वो कैसा दिखता था, वो मेरा बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर था। मैंने कहा था स्ट्रक्ट, तो ये वो हमारा क्यू है स्ट्रक्चर जो कि मैंने बनाया था आप लोगों के लिए। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जिस तरह हमने स्टैक में किया था, आपको अगर याद हो हमने स्टैक में किया था, मैं इनफैक्ट यहाँ पर मेन नहीं लिखूंगा, अभी मेन यहाँ पर मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर एक मेथड इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जो मेरा मेन मेथड है उसके अंदर मैं एक पॉइंटर बनाऊंगा, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो मैं एक क्यू का पॉइंटर बनाऊंगा, तो मैं उसको कुछ इस तरह से लिखूंगा, मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट क्यू स्टार क्यू, और उसको मैं क्या करूँगा, डायनामिकली एलोकेट करूँगा, एज्यूमिंग कि हमारे पास एक क्यू पॉइंटर है। ठीक है, हमारे पास एक ऐसा पॉइंटर है जो कि क्यू के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। हम फंक्शन लिखेंगे, या फिर अगर हमने डायरेक्टली भी स्ट्रक्ट क्यू लिखा हुआ है तब हम %q करके उसको भेज सकते हैं जो हमारी क्यू है। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो उसको यूज़। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा nq। ठीक है, तो void nq यहाँ पर मैं बनाता हूँ। void nq में क्या होगा, यहाँ पर जो void nq है वो क्या लेगी, struct q और स्टार, यहाँ पर मैं इसको q लिख देता हूँ। ठीक है, ये q लेगी, और यहाँ पर int val, ठीक है, जो आप वैल्यू डालना चाहते हो वो वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये जो हमारी क्यू है वो फुल तो नहीं है कहीं, तो हम इस फुल चेक करेंगे। इस फुल को कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन आप सिर्फ इस फुल को चेक करेंगे कि ये इस फुल तो नहीं है। इफ़ नॉट ऑफ इस फुल, अगर ये इस फुल नहीं है तब आप ये काम करोगे, वरना आप लोग क्या करोगे, वरना आप लोग ऑब्वियसली कुछ और करोगे, कोई और चीज़ रिटर्न करोगे, आप -1 या कोई ऐसी वैल्यू आप रिटर्न कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर क्योंकि मैंने इसको वॉइड बना रखा है, मैं यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करूँगा कि यार अगर ये है तो मैं कहूँगा क्यू ओवरफ्लो। ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट एफ आएगा, ये प्रिंट नहीं आएगा, इसको प्रिंट एफ कर देता हूँ मैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अगर ऐसा नहीं होता है तब मैं आगे बढ़ूँगा, मैं कहूँगा ठीक है अगर क्यू फुल नहीं है तब मेरे लिए ग्रीन सिग्नल है। मैं क्या करूँगा, अगर मैं क्यू के अंदर एक एलिमेंट डालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले रेयर को मैं आगे बढ़ाऊँगा, तो मैं लिखूँगा जो क्यू का रेयर है उसको क्या कर दूँगा मैं, = क्यू का r+1, एक कदम आगे बढ़ाऊँगा। तो इस पॉइंट पर जो मेरा रेयर है वो कहाँ पर है, इस पॉइंट पर मेरा जो रेयर है वो भी यहाँ पर आ चुका है, वो 0 पे आ चुका है अभी। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, वो मेरा यहाँ पर आ चुका है, तो मैं इसको रेयर को यहाँ पर ले आऊँगा। मैंने रेयर को आगे बढ़ा दिया, यानी कि r की वैल्यू अभी 0 हो गई है। आगे बढ़ा दिया मतलब उसको मैंने एक कदम आगे बढ़ा दिया, पहले उसकी वैल्यू -1 थी, अब 0 हो गई है। ठीक है, तो एक बार मैंने इसकी वैल्यू को 0 कर दिया, तब मैं क्या करूँगा, तब मैं जो इसका एरे है, मैं कहूँगा ये जो एरे है ARR, जो ARR है उसको क्या करो, उसमें जो Q का R वैल्यू है, अभी मैं इसको समझाता हूँ आपको, उसको कर दो वैल के बराबर। यानी कि बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर वैल को रख दो। ये कैसे आएगा, ये वैल्यू कैसे आएगी, मान लो मेरे पास इसकी वैल्यू, जो मेरा वैल है उसकी वैल्यू मान लो 26 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 26 डालना चाहूँगा, और ये कैसे आएगी, मेरा जो एरे है उसके R में, यानी कि Q के एरे के Q के R में मुझे वैल को डालना है। सिंपल सी स्टोरी है। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है जो मैंने अभी बताई आपको, और ब्रैकेट्स आप लोग बंद कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से एनक्यू किया जा सकता है। आप लोग क्या कर रहे हो कि जो क्यू का एरे है जो कि हमने डायनामिकली बनाया था, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरह से उसके अंदर की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम ऐसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब कभी भी कोई भी वैल्यू आप डालोगे, इसमें एनक्यू करने की कोशिश करोगे, सबसे पहले आर को आगे बढ़ाया जाएगा। मान लो एक और वैल्यू मैं डालना चाहता हूँ जिसकी जो वैल्यू है वो 11 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मूव करूँगा, सबसे पहले कुछ इस तरह से मूव करूँगा, इसको आर को भी मैं मूव करूँगा, यहाँ पर
मूव हो जा भाई, हाँ यहाँ पर मूव करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर इसके अंदर जो वैल्यू 12 है या जो भी वैल्यू मैं डालना चाहता हूँ वो डाल दूंगा। तो ये प्रोसीजर जो है बिल्कुल सेम रहेगा जैसे जैसे मैं वैल्यू डालता रहूँगा। अब मैं वैल्यू अगर निकालूंगा यानी कि DQ करूँगा तो मैं क्या करूँगा, फ्रंट को आगे बढ़ाऊँगा और इस वैल्यू को हटा दूंगा। तो जो हमारा DQ ऑपरेशन है वो भी बहुत आसान होने वाला है। तो अभी हम क्या करते हैं, अब DQ ऑपरेशन देखते हैं कि यार DQ ऑपरेशन कैसे करना है। सो गाइस अब हम लोग देखने वाले हैं DQ ऑपरेशन। DQ का मतलब क्या होता है, DQ का मतलब है कि सिंपली आप एक एलिमेंट निकाल दो Q के अंदर से। अब आप हमेशा जो एलिमेंट निकालोगे वो इस एंड से निकालोगे, ठीक है, ये वाले एंड से, क्योंकि ऑब्वियसली जब Q आप बनाओगे तो आप चाहोगे कि काउंटर में जो सबसे आगे वाला इंसान है वो जाए, ऑब्वियसली पीछे से कोई निकलेगा नहीं, ठीक है, और अगर निकलेगा भी तो उसका काम होके नहीं निकलेगा, वो टिकट लेके नहीं निकलेगा। अगर टिकट काउंटर की बात करें तो सबसे आगे से हम DQ करेंगे, ठीक है। तो DQ ऑपरेशन करने के लिए मैं सिंपल से क्या करूँगा, एक फंक्शन लिखूँगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा int DQ, ठीक है, क्या लिखूँगा, int DQ। और मैंने int क्यों लिया, क्योंकि मैं एक इंटीजर रिटर्न करना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पर कहूँगा, मैं शॉर्ट में Q लिख रहा हूँ, वैसे स्ट्रक्ट Q मुझे लिखना पड़ेगा, मैं Q स्टार Q लिख रहा हूँ जस्ट स्पेस बचाने के लिए, वैसे स्ट्रक्ट Q स्टार Q लिखेंगे और मैं आपको VS कोड में ले जाके इसको कोड करके दिखाऊंगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, यहाँ पर मैं int रिटर्न वैल या फिर R वैल या कोई भी वैल ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो। मैं यहाँ पर int a इज इक्वल टू -1 कर देता हूँ, ठीक है, एक वैल्यू ले रहा हूँ a इज इक्वल टू -1। क्यों किया मैंने -1, कि यार अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी रीज़न से मैं DQ नहीं कर पाता हूँ तो मैं -1 रिटर्न करूँगा और वो -1 इस बात का संकेत होगा कि मैं DQ नहीं कर पाया, ठीक है, मैं DQ नहीं कर पाया, इस बात का संकेत होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा f और उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर Q का f जो है वो बराबर है Q के किसके, R के। तो क्या करो, यहाँ पर प्रिंट कर दो नो एलिमेंट टू DQ, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो एक बार आपने अगर Q के F को Q के R के बराबर कर दिया, यानी कि आपने कुछ ऐसा कर दिया कि निकाल के Q का F और Q का R बराबर आ गए। हमने ये कंडीशन पहले देखी थी, ये हमारी क्या है, ये हमारी Q की एम्प्टी कंडीशन है, हमारी Q एम्प्टी हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर इसको एक अलग से फंक्शन बना के इज एम्प्टी भी लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने NQ में किया था, लेकिन ये कंडीशन छोटी सी है इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दी कंडीशन। आप कैसे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, हम इज़ फुल इज़ एम्प्टी भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैंने जो इतना पोर्शन, ये 2 लाइन्स लिखी हैं, मैं इनफैक्ट इसको एक काम करता हूँ, रेड से लिख देता हूँ कि ये जो 2 लाइन्स हैं ये हमारा इज़ फुल फंक्शन है, सॉरी इज़ एम्प्टी फंक्शन है, क्योंकि ऐसा होगा तो Q एम्प्टी हो जाएगी। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, अभी हमें DQ ऑपरेशन करना है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तब हम DQ कर पाएंगे एक्चुअली, वरना हम DQ नहीं कर पाएंगे अगर Q का F और Q का R बराबर हो जाते हैं तो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, DQ करने के लिए हम क्या करते हैं, F को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ पर Q का F ++ कर दूंगा, ठीक है। और क्या करूँगा मैं, और मैं कहूँगा कि जो A वैल्यू है, जो A वैल्यू है उसको बराबर कर दो Q के किसके बराबर, जो मेरा Q का ARR है उसमें कौन सी इंडेक्स, उसमें F इंडेक्स, Q का F। अब आप कहोगे ये मैंने क्या किया, मैं बताता हूँ आपको ये मैंने क्या किया। और मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया इसको स्पेस बचाने के लिए, मैं इसको ऐसे करके और यहाँ पर फाइनली रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न A, और इसको मैं सेमीकोलन लगा के एक कर्ली ब्रेस भी बंद करूँगा। तो थोड़ी स्पेस की कमी के कारण मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, बट यू गॉट द पॉइंट यार कि मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने कहा है कि भाई देखो ऐसा है कि अगर मैं DQ कर पा रहा हूँ एलिमेंट को, तो वो जो एलिमेंट मैं DQ कर रहा हूँ उसकी वैल्यू मुझे दे दो, उसकी वैल्यू मुझे क्या कर दो, मुझे दे दो, ठीक है। तो मैं उसको इस तरह से लिख रहा हूँ। अब मैंने आपको इज एम्प्टी फंक्शन बनाकर नहीं दिखाया, इज एम्प्टी फंक्शन जो है आराम से बन जाएगा। आप ये सिर्फ लिख दो इतना और आप रिटर्न कर दो ट्रू या फॉल्स। ट्रू के लिए 1 रिटर्न करना, फॉल्स के लिए आप 0 रिटर्न करोगे, ठीक है। उसी के साथ साथ आप इस फुल कंडीशन को भी लिख सकते हो, और हमने इस फुल कंडीशन की बात करी थी कि जो रेयर है हमारा वो हो जाए किसके बराबर, साइज -1 के बराबर, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर जल्दी से इस फुल कंडीशन भी लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको ज़रा एक दूसरे कलर से लिखता हूँ, ब्लू कलर से लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़, और यहाँ पर मैं लिखूँगा जो हमारे Q का R है वो बराबर हो जाए Q का साइज़ -1 के। तब क्या करेंगे हम, तब हम कहेंगे कि Q जो है हमारी रिटर्न 1 कर देंगे। हम कहेंगे Q हमारी
फुल हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि हम इसको भरते भरते अंत तक आ गए, ठीक है। तो ये क्यू फुल कंडीशन हो जाएगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये है इज़ फुल, ये हमारी इज़ फुल कंडीशन है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इन दोनों चीज़ों को, इनफैक्ट इन चारों चीज़ों को, इन क्यू, डी क्यू, इज़ एम्प्टी और इज़ फुल, इन सारे फंक्शंस को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपने VS कोड में चलकर और क्यू को अच्छे से समझेंगे। फिर ये स्ट्रक्चर जो है तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इस तरह का स्ट्रक्चर हमने स्टैक में भी लिखा था, तो आपको दिक्कत अभी नहीं हो रही होगी इसमें बिल्कुल भी। आई जस्ट होप सो। और अगर आप लोगों ने अभी तक डेटा स्ट्रक्चर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो उसको ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नहीं करी है और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देखकर मुझे लगता है कि उन्होंने नहीं करी है। क्योंकि एक कमेंट मुझे रिसेंटली आया था कि आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कोई जिक्र ही नहीं किया है कहीं पर, जबकि मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे इतने सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, स्टार्ट ही मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से किया है। तो इस तरह कमेंट्स देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता है। और आप लोग अगर एक्सेस करोगे, मेरी बात को सुनोगे, मैं जो बार बार बोल रहा हूँ उसको आप मेरी बात को सुनकर बुकमार्क करोगे प्लेलिस्ट को, मुझे अच्छा लगेगा। जितने भी लोगों ने इंस्टाग्राम पे शेयर की प्लेलिस्ट, थैंक यू वेरी मच यार। अगर आप लोग को भी इंस्टाग्राम पे शेयर करना है तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे @codewithhari इंस्टाग्राम पर टैग करना मत भूलना। और उसी के साथ साथ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि नीचे वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें बिल्कुल भी लाइक्स नहीं है अगर आप देखोगे खोल के, एज़ कम्पेयर टू द ऊपर वाले वीडियोज़। सो अगर आप लोग लाइक करोगे तो दिल से खुशी होगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।